गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्ट वन में पार्ट टू में वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में पढ़ा था। इन कंटिन्यूशन टू द टू दोज क्लासेस आज हम लोग पार्ट थ्री ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में पढ़ेंगे और इन अपकमिंग वीडियो लेक्चर इन पार्ट फोर ये वॉलंटरी लिक्विडेशन में वाइंड अप भी कर दूंगा। सो just one request before starting this video that please do subscribe my channel, like and comment करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी इशू हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो टुडे आज हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी लिक्विडेशन, वारंटी लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है, वारंटी लिक्विडेशन में पावर्स क्या क्या, लिक्विडेटर की पावर्स क्या क्या होती हैं, वारंटी लिक्विडेशन कब से स्टार्ट माना जाता है, वारंटी लिक्विडेशन में रजिस्टर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कौन कौन से होते हैं, बट कुछ पढ़े थे हम लोगों ने। तो आज उसके एडिशंस में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ और वारंटी लिक्विडेशंस में रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं एज पर दी आईबीसी प्रोविजंस। सूट रजिस्टर इज ए रजिस्टर जिसमें की सारी डिटेल होगी जो कि कंपनी के ऊपर सूट्स होंगे या फिर जो कंपनी ने सूट्स फाइल किए होंगे। डिक्री रजिस्टर, अगर कुछ अवार्ड कंपनी को मिला है बाई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, बाई क्वाशी कोर्ट, बाई प्रॉपर जुडिशियल कोर्ट, उसके अगर कोई भी डिक्री अवार्ड है तो वो भी उसकी डिटेल भी डिक्री रजिस्टर में मेंटेन्ड होगी। थर्ड वन इज नेक्स्ट वन इज रजिस्टर ऑफ क्लेम्स एंड डिविडेंड। रजिस्टर ऑफ क्लेम्स एंड डिविडेंड की भी डिटेल की एक रजिस्टर होता है जिसमें कि जैसे सपोज हम अगर कंपनी लिस्टेड है और लिस्टेड कंपनी को हम लोग वारंटी लिक्विडेट कर रहे हैं तो उसकी सारी पहले की जो भी उसने डिविडेंड पे ऑफ किया हो या सपोज अनक्लेम डिविडेंड हो कोई, ठीक है, तो उसका भी रजिस्टर होगा कोई उसका रजिस्टर एक मेंटेन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी रजिस्टर में हम लोग अपने कॉन्ट्रीब्यूटरीज की डिटेल डालेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरीज हेयर मींस शेयर होल्डर बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर्स मीन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर जो कि सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को we have to distribute the funds as per the criteria laid down in section 53 waterfall mechanism हम लोग उसे बोलते हैं। वाटरफॉल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग जो पैसा देते हैं एफसी को उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर एक क्राइटेरिया, एक नॉर्म है उसे कि उसे फॉलो करना है एज पर आईबीसी, और डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर भी मेंटेन करना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज फी रजिस्टर। फी रजिस्टर लिक्विडेटर ने कितनी फी चार्ज की है उसकी भी डिटेल उस फी रजिस्टर में डालनी पड़ेगी, वो भी क्राइटेरिया। सस्पेंस रजिस्टर, जिसकी भी कहीं ट्रांजेक्शन आपको नहीं पता चल रहा है कि किस रजिस्टर में डालें उसको आप सस्पेंस रजिस्टर में डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर, वैसे ही बुक रजिस्टर्स, वैसे ही रजिस्टर ऑफ, ये मैंने ऊपर बताया था ना, रजिस्टर ऑफ क्लेम्स एंड डिविडेंड, वैसे ही रजिस्टर ऑफ अनक्लेम डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स भी होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 45 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 46, वो जो कि बात करती है आईबीबीआई कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट की। कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट में हम वही पैसा ट्रांसफर करते हैं जो कि अनक्लेम डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स होती है। और ये अब वो आईईपीएफ में पहले जाना चाहिए था, मतलब पहले जो क्राइटेरिया है आईईपीएफ में, बट इन आईबीसी वो अमाउंट जो है वारंटी वो आईबीबीआई के कॉर्पोरेट लिक्विडेशन और वारंटी लिक्विडेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर उसकी डिटेल भी मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए रजिस्टर हमें बनाना पड़ेगा जिसका कि नाम होगा रजिस्टर ऑफ अनक्लेम डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स। और नेक्स्ट रजिस्टर है सच अदर बुक्स और रजिस्टर एज मे बी नेसेसरी टू अकाउंट्स फॉर ट्रांजेक्शन एंटर्स इनटू बाय हिम इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर। और भी कोई रजिस्टर हम बना सकते हैं विच वारंटी लिक्विडेटर डीम्स फिट और जो उसको लगता है कि मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। द लिक्विडेटर शैल सबमिट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट to the corporate person within 45 days from the liquidation commencement date, detailing the capital structure of the corporate person, the estimates of its assets and liabilities, whether he intends to make any further inquiry into any matter relating to promotion,
formation or failure of the corporate person or conduct of the business thereof. The proposed plan of action or carrying out the liquidation, including the timeline within which he proposes to carry out, and the estimated liquidation cost. The next important part is preliminary report. The liquidator shall, liquidator को करनी ही करनी है preliminary report to the corporate person. Corporate person here means the corporate debtor, वही कंपनीज जो लिक्विडेट होने जा रही है उसको 45 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट उसको वो रिपोर्ट सबमिट ही करनी है। और लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट कब से मानी जाएगी? लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तब से मानी जाएगी जब से एसआर पास होगा, मोर देन 75%। और उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में होगा क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर होगी कैपिटल कॉर्पोरेट पर्सन की, उसके पास कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटीज हैं एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। अगर वो कोई और फर्दर इंक्वायरी करना चाहता है कि कंपनी के कंडक्ट के बारे में तो उसकी भी रिपोर्ट हो सकती है, प्रपोज्ड एक्शन प्लान उसके पास होगा और उसमें एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट भी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर। एज पर रेगुलेशन 12 ऑफ IBBI वारंटी लिक्विडेशन रेगुलेशन process regulation 2016, the stakeholder consulted under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate person. As per regulation 12 of the IBBI voluntary liquidation, the stakeholder consulted under जो stakeholder consultation committee बनेगी under section 35 subsection 2 अपनी सारा अपना पूरा सहयोग करेगी, पूरा कॉपरेशन करेगी टू द लिक्विडेटर सो दैट लिक्विडेटर कैन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। Okay, the liquidation, next point is the liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholder made under this regulation. अगर लिक्विडेटर की ये ड्यूटी है कि लिक्विडेटर कोई भी कंसल्टेशन करता है विद SCC विद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी तो वो उसको प्रॉपर्ली मिनिटाइज करेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि डिस्कशन करने के बाद इट इज आपने ऐसे ही मतलब उसको मिनिटाइज नहीं किया और उसको पेपर फॉर्म में उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया। तो इट इज अ ड्यूटी लिक्विडेटर शैल मेंटेन द पर्टिकुलर ऑफ एनी कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर मेड अंडर दिस रेगुलेशन। Let's we come on to the next slide. Next slide deals about the preferential and undervalued transaction. Preferential and undervalued transaction are we already discussed, but फिर भी मैं आपको बता देता हूँ preferential and undervalued transaction are those transaction where the management of the corporate person give preference to another creditor on the ऐसा कि जैसे सपोज एक क्रेडिटर है उसको भी पेमेंट करना और सेम क्लास ऑफ क्रेडिटर में दूसरा क्रेडिटर है तो मैनेजमेंट ने एक क्रेडिटर को पैसे ना देके मतलब सभी को ना देके एक को प्रेफरेंस दे दिया तो वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। सपोज समबडी प्रेफरेंस किसी को देना तो डेट मींस वी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग बोल सकते हैं। अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन सपोज कंपनी के एसेट्स थे 10 करोड़ के थे, वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से 10 आ रही थी बट आपने उसे अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने उसे कम में बेच दिया, आपने डिफ्रॉड कर दिया कंपनी के एसेट्स के साथ तो वो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जहाँ पे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस यूज की हो मैनेजमेंट ने तो दीज ऑल आर POC ट्रांजैक्शन। सो वेयर द लिक्विडेटर ऑफ और द RP, यहाँ पे तो RP है ही नहीं तो यहाँ पे तो वेयर द लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द CD हैज गिवन अ प्रेफरेंस इन सच ट्रांजैक्शन एज लेट डाउन इन 43 सबसेक्शन 2। सेकंड पॉइंट इज preferential transaction is a transfer of property or any interest thereof of the corporate person for the benefit of a creditor or a surety or a guarantor for or on account of an antecedent financial debt or operational debt or such other liabilities owed by the CD। ये हम लोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी को प्रेफरेंस देने के लिए किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रांजैक्शन की जाती है तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं इन अकाउंट ऑफ कोई फाइनेंशियल डेट हो कोई ऑपरेशनल डेट हो या कुछ भी। The transfer under clause A has to effect of putting such creditor or a guarantor in a beneficial position that it position than it would have been in the event of a distribution assets made in accordance with section 53। Third point is he shall apply to AA for avoidance of such transaction। लिक्विडेटर क्या कर सकता है? लिक्विडेटर को अगर कोई भी पता चल गया कि सपोज कोई भी ट्रांजैक्शन उसे लग रही है कि प्रेफरेंशियल अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो वो क्या कर सकता है? AA को अप्रोच कर सकता है फॉर अवॉइडेंस ऑफ सच ट्रांजैक्शन।
the adjudicating authority may, एडजुडिकेटिंग चाहे तो या ना भी चाहे तो मतलब चाहे तो ऑर्डर पास कर सकती है फॉर रिवर्सल ऑफ सच ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 44. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हियर मींस द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. Section 45. Section 45 deals with the transaction shall be considered under value, where the CD makes a gift to a person or B enters into a transaction with the person which involves the transfer of one or more assets by the CD for a consideration the value of which is significantly less than the value of the consideration provided by the CD, and such transaction has not taken place in the ordinary course of business. ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी? अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है. जैसा कि प्राइमर मतलब लेमैन की लैंग्वेज से मैं बताऊं, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन और दोस्त ट्रांजेक्शन जहां पे वैल्यू कम करके ट्रांसफर कर दिया हो किसी पार्टी को, है ना, तो वही है. अब अनदर पॉइंट इज द ऑर्डर ऑफ ए अंडर सेक्शन 48 फॉर द फॉलोइंग requires any property transfer to be vested in the CD, release of discharge any security interest granted by CD, requires any person to pay any such sum in respect of benefit received by such person, the liquidator or the RP as the AA may direct, or require the payment of such consideration for the transaction as may be determined by an independent expert. Extortionate transaction, PUFE, deals with 4 types of transaction: preferential, undervalued, fraudulent and extortionate transaction. Extortionate transaction are defined under section 50 of IBC 16. अब उसके बारे में क्या है? Extortionate transaction of IBC 2016 where the corporate debtor has been a party to an extortionate credit transaction involving the receipt of financial or operational debt during the period of 2 years preceding the insolvency commencement date. The liquidator or the resolution professional, as the case may be, make an application for avoidance of such application or the adjudicating authority if the terms of such transaction requires exorbitant payment to be made by the corporate debtor. Extortionate transaction आप लोगों को इस डेफिनेशन से क्लियर हो ही गई होगी. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. अब बात करते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की. लिक्विडेटर को कहां कहां रिपोर्ट करना है? ठीक है. As per Regulation 8 of IBBI Voluntary Liquidation Regulation 2016, the liquidator shall prepare and submit. अब लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि वो क्या क्या चीज बनाए, उसे क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी है और क्या क्या चीज रिपोर्ट भी करनी है. पहले तो भी बताया था कि सेक्शन 45 में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 45 डेज में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उसे देनी होती है. उसमें एसेट्स, उसमें क्या नाम आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका एक्शन प्लान होता है, उसमें आपको अगर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में. अब सेकंड वन इज एनुअल स्टेटस रिपोर्ट. हर साल सपोज वॉलंटरी लिक्विडेशन एक साल में पूरा हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उसे एनुअल स्टेटस रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी. एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, अब जैसा भी बताया था कि हर चीज मिनिटाइज करनी ही है विद अगर कोई भी डिस्कशन हुआ आपका स्टेक होल्डर्स के साथ में, तो आप उसे मिनिटाइज करेंगे. तो थर्ड वन इज ये रिपोर्टिंग ऑफ प्रिपेयर करेंगे आप मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर. फोर्थ वन इज फाइनल रिपोर्ट. लास्ट में जब सारे क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन के टाइम में आप एक फाइनल रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करेंगे और वो भी AA को रिपोर्ट करेंगे. तो ये 4 चीजें बेसिकली आप करेंगे ही करेंगे. इसके मिड में भी आपको कई सारी चीजें और भी करनी पड़ती हैं. IPA को भी करना पड़ता है रिपोर्टिंग, आपको सेक्शन 208 2D में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो वो तो सब आपको करनी ही पड़ती है. The liquidator shall make the reports and minutes available to a stakeholder. Shall make the reports and minutes available to the stakeholder either in electronic or physical form or on receipt of an application in writing the cost of making such reports available to it and undertaking from the stakeholder that shall maintain the confidentiality of such reports and shall not use them to cause an undue gain or undue loss to itself or any other. अब लिक्विडेटर की ये भी ड्यूटी है कि जैसे सपोज स्टेक होल्डर्स ने उनसे मिनट्स मांगे, स्टेक होल्डर्स ने उनसे कुछ रिपोर्ट्स मांगी, तो वो भी ड्यूटी है आपकी लिक्विडेटर की बैंक्स को देना, है ना,
ऐसे नहीं है कि आप डिनाई कर सकते हैं, आपको देना ही है स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम रियलाइजेशन ऑफ अनपेड कैपिटल। द लिक्विडेटर शैल रियलाइज any amount due from any contributory to the corporate person, notwithstanding any charge or encumbrance on the uncalled capital of the corporate person. The liquidator shall be entitled to call and realize the uncalled capital of the corporate person and to collect the arrear if any due on calls made prior to the liquidation commencement date, by providing a notice to the contributory to make the payment within 15 days from the receipt of the notice, but shall hold all money so realized subject to the right if any of the holders or any charge or any such charge or encumbrance. This point deals with the realization of unpaid capital. Suppose before starting of liquidation commencement 10 रुपए का शेयर अलॉट हुआ था, 10 रुपए फेस वैल्यू पे आपने 100 रुपए, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर आपने 100 रुपए मार्केट वैल्यू पे आपने उसको पब्लिक को अलॉट किया और आपने उसमें से 75 रुपीज मांग भी लिया, 75 रुपीज कॉल। तो अनकॉल्ड जो 25 रुपीज बचा है ना, तो वो भी ड्यूटी बनती है लिक्विडेटर की कि वो अनकॉल्ड मनी को भी मांग सकता है और विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस मेंबर्स को वो देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की। लिक्विडेटर में वैल्यू and sell the assets of the corporate person in the manner and mode approved by the corporate person in compliance with the provision if any in the applicable statute. अब लिक्विडेटर को वैल्यू करनी है पहले सारे एसेट्स की। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बिना वैल्यू के, वैल्यूएशन आपको करानी है, वैल्यूएशन भी आपको उन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करानी है जो कि IBPI रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं। ऐसे नहीं है आप नॉर्मल किसी वैल्यूअर से नहीं करा सकते हैं, आपको IBPI रजिस्टर्ड से वैल्यूअर से वैल्यूएशन करानी है और फिर उनको सेल ऑफ करना है एज इन द मोड विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ IBC। ठीक है, ई ऑप्शन वाला प्रोसेस आपको अपनाना है, ई ऑप्शन के प्रोसेस के थ्रू आपको प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी है। Explanation: the assets include an assets, all assets, a set of assets or parcel of assets as the case may be. Assets here means the all assets, a set of assets or parcel of assets as the case may be, in addition to the sale of assets. As per regulation 35 of IBPI voluntary liquidation regulation, the liquidator shall distribute the proceeds from realization within 6 months from the receipts of the amount of the stakeholder. अब regulation 35 क्या कहती है? Regulation 35 says that कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जिस दिन आपको उस एसेट से पैसे मिल जाएंगे, रियलाइज हो जाएगा, उस दिन के फ्रॉम 6 मंथ फ्रॉम दैट डे आपको वो रियलाइजेशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है विद द स्टेक होल्डर्स। ओके, द लिक्विडेशन कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड बिफोर सच डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड। पहला चार्ज लिक्विडेशन कॉस्ट का होता है, तो लिक्विडेशन कॉस्ट आप माइनस करने के बाद में आप अपना सेटअप करने के बाद में ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। The liquidator may, with the approval of the corporate person, distribute among the stakeholder and assets that cannot be readily or advantageous sold due to its special circumstances. Liquidator may, with the approval of the corporate person, corporate debtor की परमिशन के बाद चाहे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वैसे एसेट्स जो कि रेडली जो कैन नॉट बी रेडली, जो रेडली रियलाइज नहीं हो सकते, उन एसेट्स को CD के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द स्टेक होल्डर, नॉट विद द CD, आई एम सो सॉरी। अगर जैसे कोई भी एसेट्स विच इज नॉट रेडली रियलाइजेबल, अगर कोई भी एसेट्स रेडली रियलाइजेबल नहीं है, रेडली रियलाइजेबल हियर मींस कि सपोज उस कंपनी उस प्रोसेस में वो प्रॉपर्टी का उसने ऑप्शन किया 2 बार 3 बार कर दिया, लेट से वैल्यू डिक्रीज भी कर करके उसने भी करा, फिर भी कोई बिडर नहीं आ रहा, तो वो क्या करे? या तो प्रोसेस स्टक ऑन हो जाएगा उस एसेट्स की वजह से, या फिर वो उस एसेट को विद द अप्रूवल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन स्टेक होल्डर्स में बांट सकता है और बांटने के बाद में वो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये जो बात करते हैं ये रेगुलेशन 38 में है शायद, ये जो नॉट रेडली रियलाइजेबल एसेट्स को भी आप असाइन कर सकते हैं टू स्टेक होल्डर। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम लोग एनुअल स्टेटस रिपोर्ट टू कंट्रीब्यूटर्स।
इफ लिक्विडेशन इज कंटिन्यूइंग, जैसा कि मैंने भी इनिशियल स्लाइड में बताया था आपको कि 4 चीजें करनी होती हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, फाइनल एनुअल स्टेटस रिपोर्ट और डिसोल्यूशन रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और मिनट्स। उसमें 4th पॉइंट यही था आपका एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस रिपोर्ट्स आपको कब फाइल करनी है, जब केस आपका लिक्विडेशन आपका मोर देन 12 मंथ से भी ज्यादा आपका चल रहा है। इफ लिक्विडेशन इज कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 12 मंथ, देन लिक्विडेटर शैल प्रेजेंट एन एनुअल स्टेटस रिपोर्ट इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन। उसमें ये जो नीचे पॉइंट गिवन है ये सारे उसमें आने चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग द सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, डिटेल्स ऑफ एनी एसेट दैट रिमेन्स टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड, वो उन सेटलमेंट की भी डिटेल होनी चाहिए, उन एसेट्स की भी डिटेल होनी चाहिए जो बचे हैं अभी रियलाइजेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन में टू द शेयर होल्डर, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं अभी तक शेयर होल्डर्स को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स टू द स्टेक होल्डर, डेवलपमेंट इन एनी मटीरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है। एंड फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट इन एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन in accordance with chapter 3 of part 2 of the code. The annual status report shall include the audited accounts of the liquidation showing receipts and payment pertaining to the liquidation since the liquidation commencement date। और इन सब ऊपर वाली जो चीजें बताई हैं आपको, इनके 5 पॉइंट के 6 पॉइंट के अलावा भी एनुअल स्टेटस रिपोर्ट में एज एन एक्टर जाएगा क्या, अपडेटेड ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन, जिसमें कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑनवर्ड्स लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। सपोज लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट लास्ट ईयर हुई तो लास्ट ईयर के तो पहले ही दे चुके होंगे आप, और लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के बाद के ऑडिटेड अकाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी आपको एज एन एक्स्ट्रा देने हैं, तो वो भी आप एनुअल स्टेटस रिपोर्ट में ही देंगे। The next slide deals with the completion of liquidation process. The liquidator shall endeavor, the liquidator shall strive hard to complete the liquidation process of the corporate person within the 12 month. 12 month is the limit to complete the voluntary liquidation, but I think this limit is now reduced to 6 months. Okay. In the event of the liquidation process is continuing more than 12 months, the liquidator shall hold a meeting of the contributories of the corporate person within 15 days from the end of the 12 month of the LCD and at every succeeding 12 month till resolution of the। अगर मान लीजिए वो 12 महीने से ज्यादा भी चला गया, जो कि अब शायद 6 महीने हो गया, बट अगर वो 12 मंथ से ज्यादा जा रहा है लिक्विडेशन, तो फ्रॉम विदिन द एंड ऑफ विदिन कॉर्पोरेट, तो एक होल्ड, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द लिक्विडेटर to hold a meeting of the contributories of the corporate person within 15 days from the end of the 12 month from the LCD and at every succeeding 12 month till dissolution of the corporate person। मीटिंग करनी मैंडेटरी है, अगर 12 महीने से ज्यादा केस स्ट्रेच ऑन हो रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द लिक्विडेटर की वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग करे विदिन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। और थर्ड पॉइंट डील्स विद इट इज the liquidator shall present an annual status report, जो कि अभी लास्ट स्लाइड में भी बता दिया था कि एनुअल स्टेटस रिपोर्ट अगर 12 महीने से ज्यादा केस स्ट्रेच ऑन हो रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द लिक्विडेटर टू प्रेजेंट एन एनुअल स्टेटस रिपोर्ट along with the four things that is along with the audited updated receipts and payment account pertaining to the liquidation since the LCD। okay, liquidation commencement date के बाद के अपडेटेड ऑडिटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की भी कॉपी उसमें जाएगी, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। अब लास्ट में बात करते हैं हम फाइनल रिपोर्ट की। एज पर रेगुलेशन 38 ऑफ द आईबीए वॉलंटरी लिक्विडेशन रेगुलेशन, ऑन कंप्लीशन ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर द फाइनल रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ। अब लास्ट में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या ड्यूटी रहेगी, द लिक्विडेटर प्रिपेयर करेगा फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट एज पर रेगुलेशन 38। फाइनल रिपोर्ट में रहेंगे क्या क्या चीजें, द एलिमेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनल रिपोर्ट आर एज गिवन बेलो। One is audited account of the liquidation showing receipts and payment pertaining to the liquidation since the liquidation commencement date। अब फाइनल रिपोर्ट में सारे ही, जैसे सपोज 2019 में वॉलंटरी लिक्विडेशन एडमिट इन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और आज 22 हो गए, सपोज 3 साल स्ट्रेच हो गया, ऑल्दो इट इज प्रैक्टिकल कि 3 साल जाए, बट फिर भी कई केसेस में जाते हैं बीएल, तो 3 साल के लिए चला गया, तो उसमें तीनों साल के ऑडिटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज एन एक्स्ट्रा जाएंगे। सेकंड में जाएगा स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ।
सेकंड में स्टेटमेंट जाएगा कि कॉर्पोरेट पर्सन के जो भी एसेट्स थे वो सारे ही डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, आज की डेट में कोई भी वो नहीं बचा है। और सेकंड में जाएगा द डेट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्रेडिटर। सेकंड स्टेटमेंट जाएगी कि जितने भी क्रेडिटर थे उनको सभी को पे ऑफ कर दिया गया है, कोई भी क्रेडिटर नहीं बचा। थर्ड में ये भी स्टेटमेंट जाएगी नो लिटिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन, कोई भी केस आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं, मतलब पेंडिंग नहीं है बिफोर द कॉर्पोरेट पर्सन, और सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड टू मीट द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम एनी पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, ये भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सपोज कोई केस चल रहा है ना, नहीं सपोज कि फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन आ जाए, फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन आ सकती है, सब हो सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन बना के वो भी स्टेटमेंट एज एन एक्चर के तौर पे उसमें फाइनल रिपोर्ट में जाएगी। सो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही मैं बताऊंगा, मतलब इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक वॉलेटाइल लिक्विडेशन में वाइंड अप कर दूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर my contact detail is displayed on the first slide of this lecture। ओके, तो वहां से आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इफ इन केस यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प रिलेटेड टू IBC वॉलेटाइल लिक्विडेशन और भी अपार्ट फ्रॉम दीज एज वेल। आप कोई भी हेल्प भी मुझसे एज ए मेंटर एज ए गाइड आप मुझसे आप कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। और जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट, स्टार्टिंग में भी की थी, अभी भी कर रहा हूँ, जस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो डेट नॉलेज कैन बी इनहेंस्ड। जितनी ही नॉलेज शेयर होगी उतना ही मेरे लिए और आप सबके लिए भी बेटर है। ओके, सो एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू so much for sparing your valuable time and watching this video. Thank you so much again.